बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। टुडे वी आर गोना स्टार्ट द चैप्टर ऑफ फार्मा प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम दे रहे होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर रहे होते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ जो हम थेरेपी देते हैं, हम उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे होती है और वो सारी चीज़ें। अब जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है ना, उसका फ़ायदा क्या है कि हम पूरी एंटीबायोटिक एक बंदे को दे रहे हैं, तो वो बंदे को अटैक नहीं कर रही, सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक कर रही है। तो इसका मतलब कि ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और ह्यूमन बींग्स में, और उन बायोकेमिकल डिफरेंसेस की वजह से जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करती है। ठीक है, अब जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग हैं उससे हम बहुत सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि वो सिर्फ इन्फेक्शन को जाके अटैक करेंगे, हमें अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो किल कर सकते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और होस्ट को वो कोई ख़तरा नहीं पहुंचाते। ठीक है, अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की आप सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की जब सिलेक्शन करनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर एजेंट से ससेप्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कि यानी किस जगह पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, पेशेंट के क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि पेशेंट की क्या क्या चीज़ें हैं, पेशेंट को कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन वगैरह तो नहीं है, पेशेंट वीक तो नहीं है, या क्या क्या चीज़ें हैं, ये पहले एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी ले तो नहीं चुका, क्या ये रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो ये सारे पेशेंट फैक्टर्स आप देखते हैं, पेशेंट की एज देखते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, उसके मुताबिक प्रेस्क्राइब करते हैं। सेफ्टी ऑफ ड्रग देखते हैं कि क्या ये ड्रग जो मैं पेशेंट को दे रही हूँ ये सेफ़ भी है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ थेरेपी देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत गरीब सा पेशेंट आया और आप उठा के उसको एक दिन की हज़ारों की दवाई दे दें, वो तो बेचारा ले ही नहीं पाएगा। तो आपने एज़ अ डॉक्टर ट्राई करना है कि पेशेंट को उसकी इस्तात के मुताबिक आपने लेके देनी है। ठीक है, अब कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको एम्पिरिक थेरेपी चाहिए होती है। एम्पिरिक थेरेपी मैं पहले भी एक लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एम्पिरिक थेरेपी क्या होती है, कि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आया, हमें नहीं पता कि उसको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया हुआ है, क्योंकि हम अभी तो हाँ, हम नहीं पता चला सकते ना कि कौन से बैक्टीरिया हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस पेशेंट का एक सैंपल भिजवाते हैं, वो सैंपल भिजवाते हैं, कल्चर वगैरह भिजवाते हैं, और जब तक कल्चर के रिजल्ट नहीं आते ना, हम तब तक पेशेंट को जो थेरेपी देते हैं, मतलब अंदाज़न एक थेरेपी दी जाती है, वो होती है एम्पिरिक थेरेपी। जो हम पेशेंट्स के जब तक रिजल्ट नहीं आते, तो तब तक हम वो पेशेंट को थेरेपी दे सकते हैं, तो वो होती है एम्पिरिक थेरेपी। इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रायर टू बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, राइट। तो जो उसको टेस्ट के लिए भिजवाया हुआ है हमने ऑर्गेनिज्म को, तो तब तक हम उसको जो थेरेपी देंगे वो एम्पिरिक थेरेपी होगी। अब देखें कि इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है, तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए मैं उसको आइडेंटिफाई करवाऊंगी। तो सबसे पहले है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक विजुलाइजेशन, के सबसे पहले स्लाइड बनाई जाती है उस टिश्यू की, और उसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, और माइक्रोस्कोप में वो ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आ जाता है कि वो किस तरह का है। उसके अलावा कल्टिवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। कल्टिवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा मीडियम देते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जिसको वो खाता है, उसको एनर्जी मिलती है और वो ग्रो करता है, और वो ग्रो करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीशीज़ बनाएगा, और उसकी जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ बनेंगी उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हम कल्चर वगैरह कराते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल एंटीजन। अब हम एंटीजन की डिटेक्शन में क्या करते हैं कि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल एंटीजेंस। ठीक है, तो इसमें क्या कराया जाता है कि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हम डालते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस माइक्रोब में, या जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें एंटीजन कौन सा है। उसके अलावा डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल डीएनए और आरएनए, इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे पीसीआर वगैरह कराया जाता है, और उसके ज़रिए हम उस माइक्रोब का डीएनए या आरएनए का पता चलवाते हैं। उसके अलावा हम होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स भी डिटेक्ट करते हैं कि होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स क्या है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़। अब हम देखते हैं एम्पिरिक थेरेपी क्या होती है। अब आइडली तो ये होना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हम जिससे इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, वो तो होना तो देना तो हमें तभी चाहिए जब एक दफ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो जाए, और ड्रग की ससेप्टेबिलिटी हमें पता चल जाए कि ये ड्रग जो हम दे रहे हैं पेशेंट को, क्या इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो आइडियली तो यही बात होनी चाहिए कि जब तक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई ना हो आप दवाई ना दें, और वो ऐसी दवाई दें कि जो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को किल कर पाए। लेकिन अगर एक पेशेंट इमरजेंसी में आ गया, वो बेचारा इतना ज़्यादा बीमार है, अगर आपने ज़्यादा डिले किया तो वो डिले फैटल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो कि कल्चर के लिए वो भिजवा देते हो, और तब तक जब तक कल्चर के रिजल्ट्स नहीं आते आप फटाफट उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हो, एम्पिरिक थेरेपी। ठीक है, एक्यूटली इल पेशेंट्स जिनके अंदर ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, पता नहीं चल रहा होता है कि हाँ भाई इसको कौन से
ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया हुआ है, टेस्ट कराए जा रहे हैं, चीज़ें रिजल्ट्स ही सही नहीं आ रहे। तो फॉर एग्जांपल अक्सर एक न्यूट्रोपेनिक पेशेंट होता है जिसको न्यूट्रोपीनिया हुआ हुआ है, उसमें तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई एक इन्फेक्शन तो नहीं होता। उसके अलावा पेशेंट जिसको मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है, मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रेन की मेनिंजेस होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि ये दोनों पेशेंट बेचारे डेंजरस कंडीशंस में होते हैं। तो इसलिए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आपने इनमें फटाफट है इनके क्या करना है कि इनके सब स्पेसिमेन लेने हैं, लैब में भेजने हैं कल्चर कराने के लिए, और जब तक रिजल्ट नहीं आते इन पेशेंट्स के, आपने तब तक इनको क्या देनी है, एम्पिरिक थेरेपी स्टार्ट कर देनी है पेशेंट की। फिर बाद में जब कल्चर के रिजल्ट आएंगे, सेंसिटिविटी क्या होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, तो उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है, फिर हम उसको वही एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, तो जब तक कल्चर और सेंसिटिविटी के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक आपने उसको एम्पिरिक थेरेपी स्टार्ट करा देनी है। अब आप एम्पिरिक थेरेपी के लिए कोई भी जो ड्रग है उसको सिलेक्ट कैसे करते हो, तो ड्रग की चॉइस जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, किस जगह पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, कि क्या पेशेंट को पहले भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं रह चुका, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, यानी कि वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, उसकी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की मतलब अभी अभी कोई उसको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी उसकी रीसेंट तो नहीं है, उसका इम्यून स्टेटस क्या है, क्या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या किस तरह का है, क्या इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या कम्युनिटी एक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आप ड्रग की चॉइस करते हो और उस ड्रग को फिर आप एम्पेरिक थेरेपी के तौर पे देते हो। अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी होती है, शुरू शुरू में आप पेशेंट को एम्पेरिक थेरेपी कैसे देते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हो जो सारे ऑर्गेनिज्म को कवर करती है, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक ही दवाई से किल हो जाए उसको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जब हमें लग रहा होता है कि हाँ भाई हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता नहीं चलेगा, या जब ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास अननोन ओरिजिन का होता है, हमें ऑर्गेनिज्म का ही पता नहीं चल रहा, तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी उस पेशेंट को दे सकते हो। उसके अलावा आप एजेंट की चॉइस मतलब आप सेलेक्ट करने लगे हो एंटीबायोटिक को, तो आप देख रहे हो कि अच्छा मैं कौन सा ड्रग दूँ, तो आप एक और चीज़ की बेसिस पे भी देख सकते हो कि क्लिनिकल सेटिंग में क्या क्या प्रेजेंटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई मिल रहा है आपको स्पाइनल फ्लूइड ऑफ द न्यू बॉर्न, मतलब एक नया बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके अगर आपको स्पाइनल फ्लूइड लिया है, उसको मेनिंजाइटिस वगैरह था बच्चे को, आपने उसका स्पाइनल फ्लूइड लिया है, तो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई मिला है आपको। तो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई कभी भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए बहुत रेयर होता है, लेकिन मोस्टली जो नए बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारा अंदाज़ा यही होता है कि इसको स्ट्रेप्टोकोकस एक गैलेक्टी है, यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन है। ज़्यादातर जो नए बच्चे आते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबीज़, तो वो सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन जी से, तो इसलिए जब तक उसके कल्चर के रिजल्ट्स नहीं आते हम ऐसे बच्चों को पेनिसिलिन जी दे देते हैं। उसके अलावा जो 40 साल का अगर एक बंदा है उसका आपने स्पाइनल फ्लूइड लिया है, उसमें अगर आपको ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई नज़र आए हैं, तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं उसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस एक गैलेक्टी है, बल्कि आप क्या कहेंगे कि ये जो बंदा होता है ना इस एज का, उसको ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई की वजह से ये इन्फेक्शन है। तो ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर ऊपर वाला तो देखो एक गैलेक्टी हो तो पेनिसिलिन जी से सेंसिटिव था, लेकिन ये तो अब रेजिस्टेंस है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक देनी है, और वो क्या होती है, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, यानी कि बच्चे में पेनिसिलिन दे सकते हैं क्योंकि वो पेनिसिलिन से सेंसिटिव होता है, लेकिन इनमें आप नहीं दे सकते। ठीक है, इनमें आप क्यों नहीं दे सकते, हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि देखो कि ये जो बंदा है ना इसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिन जी से रेजिस्टेंस है, तो आपने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देनी है, जैसे सेफ्ट्रायक्सोन वगैरह या वैंकोमाइसिन दे देनी है ऐसे पेशेंट को। क्यों, क्योंकि वैंकोमाइसिन और सेफ्ट्रायक्सोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पेनिसिलिन जी से स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी वो पेनिसिलिन जी से तो रेजिस्टेंस हो चुका है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि एक दफ़ा जब पैथोजन का कल्चर करा लिया जाता है, तो उसके बाद जो उसकी ससेप्टेबिलिटी होती है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से, वो आपको गाइड करती है कि अच्छा एक दफ़ा तो मैंने एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे ली, एम्पेरिकल थेरेपी दे दी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है। तो अब मुझे पता होता है, जब मेरे कल्चर का रिजल्ट मैंने कल्चर कराया, रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट की बेसिस पे मुझे पता है कि अगर स्ट्रेप पायोजिनीस का इन्फेक्शन है या नाइसीरिया का इन्फेक्शन है, तो इनकी ससेप्टेबिलिटी किन एंटीबायोटिक से होगी। उसके अलावा ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं, एंटीरोकोकाई, स्टेफिलोकोकल स्पीशीज़ जो हैं, उनकी ससेप्टेबिलिटी अनप्रेडिक्टेबल है, यानी उनका पता नहीं चलता, और उनकी जो है वो ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग हमें करवानी पड़ती है। ठीक है, तो स्ट्रेप पायोजिनीस और नाइसीरिया की तो ससेप्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबल है, यानी पता होती है कि किन एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल है। लेकिन अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हैं, एंटीरोकोकाई है, स्टेफिलोकोकाई है, इनकी ससेप्टेबिलिटी हमें पता ही नहीं, अनप्रेडिक्टेबल सी है। तो पहले इनका टेस्ट कराना पड़ता है कि अच्छा ये किस एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल है, कौन सी एंटीबायोटिक इनको मार सकती है। उसके बाद फिर हम उनकी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कराते हैं, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स में आपने जहाँ
कल्चर कराना है इनमें, कल्चर के साथ साथ आपने और क्या क्या करवाना है इन पेशेंट्स में, ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग भी करवानी है। मिनिमम इनहिबिटरी और बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन जो है ड्रग की, वो भी हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता चला सकते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम इनहिबिटरी और बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशंस क्या होती हैं। अब बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिसाइडल कौन से होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि क्या कराते हैं, स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि रोक रहे हैं, यानी ग्रोथ और रेप्लिकेशन जो बैक्टीरिया की है ना, वो रोक रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स क्या करेंगे कि वो ग्रोथ और रेप्लिकेशन रोकेंगे बैक्टीरिया की, और एक स्पेसिफिक हमें पता है कि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे वो रोकेंगे। तो वो जो है सीरम कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए पेशेंट में, जितनी सीरम कंसंट्रेशन अचीवेबल है ना, मतलब जितनी आप ड्रग दे सकते हो जो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, उतनी अमाउंट पे वो ड्रग्स क्या कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं और रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। ऐसे ड्रग्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, और ये क्या करेंगे कि स्प्रेड ऑफ इम्यून रिएक्शन को या स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कम करेंगे जब तक कि हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। अगर ड्रग इम्यून सिस्टम ने रिमूव कर दिया, जब ऑर्गेनिज़्म को उसने ख़त्म कर दिया है, तो सेकेंड साइकिल ऑफ इन्फेक्शन करा सकते हैं वो ऑर्गेनिज़्म। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ है कि आपने ड्रग दिया था पेशेंट को, ठीक है, और उस ड्रग को इम्यून सिस्टम ने ख़त्म कर दिया, तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को इतना नहीं खाया होगा, तो क्या ख्याल है, ड्रग ख़त्म हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनिज़्म दोबारा सेकंड साइकिल ऑफ इन्फेक्शन करा सकते हैं, ऑब्वियसली करा सकते हैं। और बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स कौन से ड्रग्स होंगे, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं एट अ ड्रग सीरम लेवल्स अचीवेबल इन द पेशेंट, यानी कि जितना ड्रग का सीरम लेवल, यानी कि आपका जितना ड्रग देते हो पेशेंट को ब्लड में, उसका एक लेवल अचीव होता है ना, तो हर पेशेंट का डिफरेंट होता है, यानी इस पेशेंट में हम इतना ड्रग लेवल अचीव कर सकते हैं, इस पेशेंट में इतना ड्रग लेवल अचीव कर सकते हैं। तो जो अचीवेबल कंसंट्रेशन है उस पेशेंट की, उस अचीवेबल कंसंट्रेशन पे वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल करेंगे वो होंगे बैक्टीरिसाइडल, ठीक है, एट ड्रग सीरम लेवल्स अचीवेबल इन द पेशेंट। इस बात को आपने माइंड में रखना है। अब क्योंकि बैक्टीरिसाइडल नाम से ही पता चल रहा है ये मारने वाले हैं, स्टैटिक तो रोकने वाले थे ग्रोथ को, ये मारने वाले हैं, तो इनकी एग्रेसिव एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। तो बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स जो हैं, ये जो बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट आ रहा है या बहुत सीरियसली इल पेशेंट आ रहा है, तो उसमें जो बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स होते हैं, दे आर ऑफन ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें, ये कंट्रोल था, कोई मतलब ये कंट्रोल लेवल है जब कोई ड्रग नहीं दिया हुआ, तो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन देखो कितनी ज़्यादा हुई हुई है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने दिया बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या करेगा कि ये देखो, पहले जब कोई कंट्रोल नहीं था, एक्सपोनेंट 6 तक ग्रोथ चल रही थी बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकोल वगैरह, तो देखो ग्रोथ उनकी कम हो गई, यानी कि इतनी हो गई। और बैक्टीरिसाइडल एजेंट देखो कि जब बैक्टीरिसाइडल एजेंट दिया, जैसे पेनिसिलिन वगैरह, तो देखो ग्रोथ का चार्ट कितना नीचे जा रहा है, यानी कि उनकी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फटाफट कम हो गई, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक का और बैक्टीरिसाइडल का। और बैक्टीरियोस्टैटिक यहाँ तक अचीव करवाता है, यानी कि इतनी इतनी ग्रोथ को कम कराता है, जबकि जो बैक्टीरिसाइडल है वो बिल्कुल ही मार देता है। देखो बिलो मिनिमम लेके चला गया उनकी कंसंट्रेशन को, यानी कि इतने तक चले गए हैं कि बैक्टीरिया ना होने के बराबर हैं इधर, ठीक है। तो ये चीज़ है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स। उसके बाद है एंटीबायोटिक, जो है ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एंटीबायोटिक एक के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक हो, एक ऑर्गेनिज्म के लिए, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बैक्टीरियोसाइडल हो। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है हमारे पास लाइनज़ोलिड है, वो क्या होती है, वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक होगी, यानी कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, एंटीरोकोकाई की ग्रोथ को भी इनहिबिट करेगी, लेकिन वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को किल करेगी, उसके खिलाफ क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देख लेते हैं हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशंस और मिनिमम जो हमारे पास इनहिबिटरी कंसंट्रेशंस हैं, और इनकी पहले हम एक दफ़ा ना डेफिनेशंस देख लेते हैं बुक से, फिर मैं आपको ये भी फिगर समझाती हूँ। अब यहाँ से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है, द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन, लोएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन जिस पे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स किल कर देंगी, ठीक है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बैक्टीरियल की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल की ग्रोथ को इनहिबिट जो करेंगी, यानी कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं उनकी मिनिमम कंसंट्रेशन को कहेंगे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इनहिबिटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रही हैं। मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन क्या होगी, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होगी, मिनिमम कंसंट्रेशन होगी एंटीबायोटिक की, जो कि बैक्टीरिया को किल करेगी, ठीक है। तो यानी कि मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स की मिनिमम कंसंट्रेशन है जो चाहिए होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है जिससे हम एंटीबायोटिक, यानी वो एंटीबायोटिक है जिससे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को
इनहिबिट कर सकते हैं और उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन को कहेंगे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशंस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ पे हम डायग्राम्स देख लेते हैं। अब ये देखें, ये ट्यूब्स थी, डिफरेंट तरह की ट्यूब्स थी और इसमें एंटीबायोटिक्स की कंसंट्रेशन डाली थी। यहाँ पे हाईएस्ट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन डाली है इस वाली ट्यूब में, ठीक है। और बाकी ये जो मिडिल की ट्यूब्स हैं इन सब में हमने ना एक रिलेटिव एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन डाली हैं, यानी थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन हैं। और इसमें लोएस्ट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन हमने डाल दी है इस ट्यूब में। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें हमने लोएस्ट कंसंट्रेशन डाली थी, इसमें हमने हाईएस्ट कंसंट्रेशन डाली थी। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि उसमें इन सारी टेस्ट ट्यूब्स में हमने डाल दिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बैक्टीरिया डाल दिए ताकि बैक्टीरिया ग्रो करें। और 24 घंटे के बाद, यानी 24 घंटे तक हमने उनको अंदर ही छोड़ दिया। और 24 घंटे के बाद जब हमने दोबारा टेस्ट किया, देखा, तो हमें पता चला कि जो लोएस्ट मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, लोएस्ट कंसंट्रेशन थी ना एंटीबायोटिक की, जिसने बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करना था, तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा एंटीबायोटिक डाली थी, यहाँ हमने थोड़ी डाली थी, और इधर बीच में एक सेंटर का लेवल, यानी यहाँ थोड़ी 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 करते करते एंड पे बिल्कुल हम थोड़ी कंसंट्रेशन पे चले गए थे, क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट करना है, हमें तो नहीं पता कि कितनी थोड़ी कंसंट्रेशन पे इनहिबिट होंगे। अब देखो, जो थोड़ी कंसंट्रेशन, एक 64 थी, एक 32 थी, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5। अब 2 वाली जो कंसंट्रेशन है उस पे ये लोएस्ट कंसंट्रेशन है जिस पे बैक्टीरिया इनहिबिट हुए हैं, क्योंकि इसके बाद सारी टेस्ट ट्यूब्स में हमें कोई बैक्टीरिया नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके बाद की सारी टेस्ट ट्यूब्स में हमें कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि इन 2 टेस्ट ट्यूब्स में हमें बैक्टीरिया मिला है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्लियर मतलब ये है कि जब इन 2 में बैक्टीरिया मौजूद है और इसमें बैक्टीरिया मौजूद नहीं है 2 वाली में, इट मीन्स कि 2 वाली के बाद से बैक्टीरिया ग्रो किया ही नहीं, तो मिनिमम इसमें ग्रो नहीं किया ना, बाकियों में तो ग्रो किया। तो मिनिमम ये जो 2 वाली कंसंट्रेशन थी ना, दिस इज़ द लोएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज़ इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ, राइट। उसके बाद हमने क्या किया कि एक और सब कल्चर लिया हमने, एंटीबायोटिक फ्री मीडियम था, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक नहीं डाली हुई थी, और हमने 24 घंटे के बाद अब ग्रोथ मेजर की है, ठीक है। तो मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन क्या होगी कि पहले मैंने क्या किया कि पहले मैंने सब कल्चर लिया एंटीबायोटिक फ्री मीडियम का, उसमें पहले मैंने सारा का सारा वो डाल दिया, हमने वो ऑर्गेनिज्म डाल दिया, उसको इंक्यूबेट कराया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, सारी टेस्ट ट्यूब्स में बैक्टीरिया ढेरम ढेर ग्रो हो गया। और फिर हमने क्या किया कि अब इसमें बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स डालना शुरू की, इसमें 64 डाली, 32 डाली, 16 डाली, करते करते 0.5 तक डाली, ठीक है। अब हमने देखा कि जी 16 कंसंट्रेशन पे भी बैक्टीरिया नहीं मिले और 32 कंसंट्रेशन पे बैक्टीरिया जो है वो मरे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन इज लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट किल्स 99.9% ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखा है कि इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कितनी कम चाहिए होती है और बैक्टीरियासाइडल ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए बैक्टीरियासाइडल का फ़ायदा भी ज़्यादा होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है उसकी हमें थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, यानी कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन देखो 2 तक की आ रही है, 2 तक है, और जो मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन है वो 32 तक आ रही है, यानी कि इसकी अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है हमें बैक्टीरियासाइडल एजेंट की बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑन थेरेपी, साइट ऑफ इन्फेक्शन का थेरेपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जो कैपिलरीज होती हैं, हमें पता है हर कैपिलरी की परमिएबिलिटी डिफरेंट होती है ड्रग्स वगैरह के लिए, यानी कि एक कैपिलरी है उसमें ड्रग जा रहा है तो परमिएबिलिटी डिफरेंट होगी कि उसमें से निकल के वो टिश्यू में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। अब ड्रग की डिलीवरी के कुछ नेचुरल बैरियर्स होते हैं, वो नेचुरल बैरियर्स क्या हैं और कहाँ कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। बैरियर किसके बीच में होते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी पड़ी हुई है और ये साइड पे टिश्यू पड़ा हुआ है कोई भी, ठीक है। तो अब कैपिलरी से ड्रग ने निकल के टिश्यू में जाना है, तो टिश्यू में जाएगा तो बीच में अगर कोई बैरियर है तो ड्रग जा पाएगा, टिश्यू में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो कुछ नेचुरल बैरियर्स बने हुए होते हैं डिफरेंट जगहों पे, जो हमारी बॉडी में कैपिलरीज हैं उधर नेचुरल बैरियर्स बने हुए होते हैं। और वो किन किन जगहों पे नेचुरल बैरियर्स बने हुए हैं, वो प्रोस्टेट में बने हुए हैं, टेस्टिस में बने हुए हैं, प्लेसेंटा में बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा कहाँ पे बने हुए हैं, विट्रस बॉडी ऑफ आई में बने हुए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बने हुए हैं, ठीक है। तो इन इन जगहों पे जो है वो नेचुरल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी हमने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है तो हमने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। अब जो सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है वो कौन सी कैपिलरीज हैं, जो ब्रेन में हैं, क्योंकि ब्रेन की कैपिलरीज और ब्रेन के टिश्यू में जो बैरियर होता है उसका नाम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके अलावा ये बैरियर क्या होता है कि ये इसमें एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये थी आपके पास वेसल और ये इसकी एंडोथीलियम है और ये ब्रेन का टिश्यू पड़ा हुआ है। तो बैरियर कौन बनाता है, ये जो एंडोथीलियम के सेल्स हैं ना, ये आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े हुए होते हैं और ये इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं कि पूरा ये एक बैरियर सा बना लेते हैं, ठीक है। और जब ये बैरियर बना होता है ना, ये देखो पूरा बैरियर बना हुआ है, अब ड्रग अंदर पड़ी हुई है तो ड्रग को निकलने में टाइम लगेगा, एक बैरियर सा बना हुआ है ना। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि
जो ब्रेन में ये जो बैरियर बना हुआ है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स को तकरीबन पास नहीं होने देता। लेकिन इसमें से सिर्फ़ कौन से मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, जो एक तो बहुत छोटे होते हैं और दूसरा वो लाइपोफिलिक होंगे, ठीक है? तो लाइपोफिलिक और छोटे मॉलिक्यूल्स ही इसमें से पास कर पाएँगे, ठीक है? तो जो पेनिट्रेशन है और जो कंसंट्रेशन है एंटीबैक्टीरियल एजेंट की सीएसएफ में, वो किन-किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगी। एक तो ये बात हमने पढ़ ली कि अच्छा ये जो ब्रेन बैरियर है ये 2 चीज़ों को पास करेगा, एक तो मॉलिक्यूल छोटा होना चाहिए, लाइपोफिलिक होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि इधर अगर कोई एंटीबायोटिक हमने ब्रेन के लिए देनी है तो उसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आपने एंटीबायोटिक ब्रेन में देनी है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी। मैंने बताया कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए मॉलिक्यूल मस्ट बी स्मॉल, इट मस्ट बी लाइपोफिलिक। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आपको देने पड़ेंगे जैसे क्लोरामफेनिकोल और मेट्रोनिडाज़ोल होता है, ठीक है? तो इनकी सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन होती है सीएनएस में। उसके अलावा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह, वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे आयनाइज़ हो जाती हैं, ठीक है? तो अब आयनाइज़ हो जाती हैं तो क्या ख़्याल है जो चीज़ आयनाइज़ हो रही है उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, ठीक है? एक चीज़ अगर आयनाइज़ हो गया, चार्ज आ गया तो लिपिड में सॉल्युबल होगी? नहीं सॉल्युबल होगी, ठीक है? तो आयनाइज़्ड ऐसी ड्रग्स जो कि पेनिसिलिन वगैरह जो कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे आयनाइज़ हो जाती हैं और उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी लो होती है, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आप कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि अगर आपने ब्रेन की ड्रग देनी है तो वो पेनिसिलिन कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी पेनिट्रेशन ही कम है ब्लड ब्रेन बैरियर से अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह है, मेनिंजाइटिस वगैरह है, तो ब्रेन की मेनिंजेस इन्फ्लेम हुई होती हैं, तो बैरियर बेचारा अब देखो इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन में तो वैसे ही कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ी हुई होती है, ठीक है? तो बैरियर तो वैसे ही बेचारा इन्फ्लेमेशन की वजह से काम नहीं कर रहा, परमिएबिलिटी ज़्यादा हुई हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोकल परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सीएसएफ में एंटर कर सकती हैं थेरेप्यूटिक अमाउंट में जब मेनिंजेस इन्फ्लेम होंगी। तो इसलिए अगर पेशेंट मेनिंजाइटिस का पेशेंट है और अगर आप मेनिंजाइटिस के पेशेंट को पेनिसिलिन देते हो, जो मैंने बताया है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या होती हैं, आयनाइज़ होती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे पेशेंट को पेनिसिलिन दी क्योंकि उसकी मेनिंजेस इन्फ्लेम है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, तो वो पेनिसिलिन्स उसके ब्रेन को पहुँच सकती हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखनी है कि नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो अलाउ नहीं करता पेनिसिलिन को जाने में। क्यों? क्योंकि वो होती है आयनाइज़्ड होती है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन चल रही होती है या जब मेनिंजाइटिस होता है, तो तब कैपिलरी की परमिएबिलिटी क्योंकि ज़्यादा हुई होती है, तो तब पेनिसिलिन ऑटोमैटिकली परमिएबल होके निकल जाती है, ठीक है? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा दूसरी क्या चीज़ है जिस पे ड्रग डिपेंड करती है उसकी वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी इन्हांस्ड एबिलिटी होती है। मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर से उतना क्रॉस कर जाएगा। और ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है फॉर एग्जांपल वैंकोमाइसिन वगैरह, वो पुअर पेनिट्रेशन करते हैं। इवन अगर मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन भी है, लेकिन क्योंकि हमने बताया ना कि मॉलिक्यूल का स्मॉल होना ज़रूरी है। अब ठीक है, इन्फ्लेमेशन वाली बात तो समझ आ रही थी कि नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउ नहीं करा, लेकिन इन्फ्लेमेशन हुई तो परमिएबिलिटी बढ़ गई। अब मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल को ही ब्लड ब्रेन बैरियर अलाउ करते हैं। अब मॉलिक्यूल बड़ा हो गया तो बड़े मॉलिक्यूल को तो किसी तरह भी वो पास करा ही नहीं सकता ना, ठीक है? तो हाई मॉलिक्यूलर वेट के ड्रग्स कभी भी इवन अगर मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन भी चल रही है तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कभी भी वहाँ से निकल के ब्रेन में नहीं जा पाएँगे, ठीक है? और वैंकोमाइसिन ध्यान में रखना है, तो वैंकोमाइसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा तीसरा फैक्टर क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। जितना ज़्यादा एक ड्रग प्रोटीन से बाइंड हुआ हुआ है तो प्रोटीन छोड़ेगा उसको, नहीं छोड़ेगा तो बेचारा ड्रग तो कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो अगर प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उसकी सीएसएफ में एंट्री उतनी कम होगी। तो इसलिए सीरम में अनबाउंड फॉर्म में ड्रग फ्री या अनबाउंड फॉर्म में होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपने टोटल अमाउंट के बजाय किस चीज़ पे ध्यान देना है? सीएसएफ पेनिट्रेशन के लिए टोटल अमाउंट के बजाय मैंने ध्यान देना है फ्री या अनबाउंड ड्रग पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट चाहे उसकी हज़ारों में जा रही है, लेकिन अगर वो सारी की सारी बाउंड फॉर्म में है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि वो सीएसएफ को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। सीएसएफ की पेनिट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो फ्री और अनबाउंड फॉर्म में होना चाहिए रादर देन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट। उसके अलावा पेशेंट के फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम कैसा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कौन से फैक्टर्स इम्यून फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। अल्कोहल अगर बंदा पीता है, पेशेंट को डायबिटीज़ है, एचआईवी का इन्फेक्शन है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, कमज़ोर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, अगर वुमन प्रेग्नेंट है, एज बहुत ज़्यादा है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा डोज़ होती है ना हमारे पास बैक्टीरिसाइडल एजेंट की और जितने ज़्यादा लंबा कोर्स हमें देना पड़ता है, तो उसमें हमें क्या ज़रूरत होती है कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज़्म ऐसे लोगों में हमें मतलब क्या होता है कि जितनी हाई डोज ऑफ बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स और लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में बी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इन दीज इंडिविजुअल्स, राइट? कि ये जो पेशेंट है ना जिनके इम्यून सिस्टम में ये मसले चल रहे होते हैं, तो क्या ख्याल है जब उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक है बेचारों का, तो एंटीबायोटिक हमें देनी पड़ेंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक और ज़्यादा लंबा कोर्स। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स का ज़्यादा लंबा और स्ट्रॉन्गर कोर्स देना पड़ता है, ठीक है?
उसके अलावा हमने ये पढ़ लिया कि पेशेंट के फैक्टर्स होते हैं इम्यून सिस्टम। दूसरा हम पढ़ते हैं रीनल डिसफंक्शन। अगर तो एक पेशेंट का किडनी फंक्शन अच्छा नहीं है, यानी कि उसकी किडनी अच्छी काम नहीं कर रही, तो किडनी का क्या काम होता है? ड्रग को एक्सक्रीट करना। तो किडनी अच्छा काम नहीं कर रही तो एंटीबायोटिक्स जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी में। इसलिए आपने क्या करना होता है कि जो किडनी फेलियर के लोग होते हैं उनके अंदर डोज एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है? उसकी डोजेस को एडजस्ट करना है ताकि एडवर्स इफेक्ट ना आए। जो अच्छा, रीनल फंक्शन हमें कैसे पता चलता है? अगर हमने फॉर एग्जांपल एक ड्रग दे रहे हैं ना पेशेंट को, तो हम सबसे पहले क्या कराते हैं कि पेशेंट के सीरम क्रेटिनिन लेवल्स करा लेते हैं। सीरम क्रेटिनिन लेवल्स का ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है अगर तो सीरम क्रेटिनिन लेवल ब्लड में ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सीरम क्रेटिनिन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही। किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही तो हमें पता चल गया कि हाँ भई, इस बंदे की किडनी ख़राब है, तो हमने बहुत ध्यान से उसको ड्रग्स देनी है और ड्रग्स की डोज़ को हमने एडजस्ट करके देना है इन पेशेंट के अंदर, ठीक है? और जबकि जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग है सीरम लेवल ऑफ सम एंटीबायोटिक, जैसे फॉर एग्जांपल वैंकोमाइसिन की बात कर रहे हैं और अमाइनोग्लाइकोसाइड की बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेफर की जाती है कि हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सीरम लेवल डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं ड्रग्स का, बजाय इसके कि हम सीरम क्रेटिनिन लेवल मेजर करें, हम सीरम लेवल डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं वैंकोमाइसिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड की, ताकि हम पता चला सकें कि कितनी वैल्यूज़ हैं जिस पे हम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर पाएंगे। अब क्या होता है कि आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे-जैसे एक पेशेंट की या एक नॉर्मल बंदे की एज ज़्यादा होती जाती है, यानी एज के साथ-साथ फंक्शनल नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में कम होते जाते हैं, ठीक है? तो जो भी एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, वो एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग से वल्नरेबल होते हैं, यानी कि उनके नेफ्रॉन्स कम हैं, तो वो नेचुरली उन बेचारों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ड्रग्स को अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए उन लोगों में ज़्यादा डोजेज़ आपने नहीं देनी है। उसके अलावा हेपेटिक डिसफंक्शनिंग पे भी डिपेंड करता है। एंटीबायोटिक जिनको लिवर एलिमिनेट करते हैं, यानी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो लिवर के ज़रिए एक्सक्रीट होती हैं, जैसे ईडी से याद रखो एरिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है? और इनको अगर आप एरिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट का लिवर सही काम कर रहा है। पुअर परफ्यूजन सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा कम होगी उस एरिया को, फॉर एग्जांपल जैसे लोअर लिम्स होते हैं ना डायबिटीज़ के पेशेंट में, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है कि टाँगों को जो ब्लड फ्लो होता है वो कम जा रहा होता है क्योंकि उनकी वेसल्स में मसला हुआ हुआ होता है। तो इसलिए जो टाँगों का एरिया का इन्फेक्शन है ना डायबिटिक पेशेंट्स में, वो ट्रीट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि उस एरिया की पुअर परफ्यूजन है। तो जितनी पुअर परफ्यूजन होगी उतना डिफ़िकल्ट होगा उस जगह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करना, क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई ही नहीं जा रही, ड्रग ने तो जाना ही ब्लड से है। जब ब्लड सप्लाई ही कम है तो ड्रग वहाँ कैसे पहुँच पाएगा, ठीक है? उसके अलावा ऐज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एज फॉर एग्जांपल अगर न्यूबॉर्न बच्चा है, ठीक है, अभी-अभी पैदा हुआ है, उसका रीनल और हेपेटिक जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है ना वो पुअरली डेवलप है, क्योंकि बच्चा अभी-अभी पैदा हुआ है। तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं ना उनके अंदर जब आप एंटीबायोटिक देते हो तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल और सल्फोनामाइड्स की टॉक्सिसिटी के चांसेस बच्चों में ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो यंग चिल्ड्रन है उनको आपने कभी भी टेट्रासाइक्लिन या क्विनोलोन्स नहीं देनी, ठीक है? वो क्या करती हैं, टेट्रासाइक्लिन और क्विनोलोन्स क्या करेंगी कि वो बोन की ग्रोथ को और जॉइंट की ग्रोथ को, यानी एक टेट्रासाइक्लिन बोन की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगी और क्विनोलोन्स क्या हैं कि वो जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करेंगे। तो इसलिए यंग चिल्ड्रंस में आपने ये 2 एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनका भी रीनल और लिवर फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि रीनल में नेफ्रॉन्स उनके कम हुए हुए होते हैं, तो उनका रीनल और लिवर फंक्शन क्या होता है, कम हुआ हुआ होता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी एलिमिनेशन में मसला हो रहा होता है। तो बच्चों में रीनल और हेपेटिक एलिमिनेशन प्रोसेस पूरी डेवलप है, तो बच्चों में आपने कौन सी ड्रग्स ध्यान से देनी है? CS। सी से याद रखो क्लोरामफेनिकोल, सल्फोनामाइड्स, यंग चिल्ड्रन में QT, क्विनोलोन्स, बिकॉज क्विनोलोन्स क्यों? क्योंकि जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय द बोन्स। एंड व्हाट इज़ द सिक्स्थ फैक्टर? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में जा सकती हैं, या अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें क्या है कि टॉक्सिक होती हैं बच्चे के लिए, तो आपने वो एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। उसके अलावा अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो अक्सर ब्रेस्ट मिल्क में वो रिलीज़ हो रही होती हैं, तो आपने तब भी नहीं देनी है एंटीबायोटिक्स। ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है टेबल, इसको बस अपनी जनरल नॉलेज के लिए देख लेना है कि जैसे ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स वगैरह हैं, इनका क्या होता है कि इनकी पोटेंशियल टॉक्सिसिटी होती है। अब एनिमल फीटल टॉक्सिसिटी किन-किन ड्रग्स की होती है जो फीटस को इफ़ेक्ट करती हैं? क्लोरामफेनिकोल, फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह, जेंटामाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, वैंकोमाइसिन। तो आपने ये ड्रग्स देने से पहले ध्यान रखना है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको ये ड्रग्स नहीं देनी। ये एनिमल फीटल टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है, एनिमल्स में। और ह्यूमन बीइंग्स में जो फीटल रिस्क कौन सी ड्रग से होता है? टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड में सिर्फ जेंटामाइसिन का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता, बाकी सबका होता है। तो एट से याद रखो AT, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन्स आर डेंजरस टू द ह्यूमन फीटस।
ठीक है। और एक बात याद रखनी है, प्रेगनेंसी में सिर्फ़ और सिर्फ वही ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं कि जो आप देते हो तो फ़ीटस को ज़्यादा नुकसान दे रही हैं बजाय फ़ायदा देने के, तो आपने ऐसी ड्रग्स नहीं देनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को। अब सेवंथ फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल कि कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस डेवलप करा रहे होते हैं, आपने देखने हैं। अगर तो क्या आपने देखने कि क्या पेशेंट को पहले 90 डेज़ में कोई एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दी तो नहीं गई? क्या पहले 90 डेज़ में उसको ऐसी हॉस्पिटलाइज़ेशन तो नहीं हुई जिसमें 2 दिन से वो ज़्यादा एडमिट रहा हो? क्या अभी तो वो हॉस्पिटलाइज़ नहीं है 5 दिन से? ठीक है, 5 दिन से ज़्यादा। उसके अलावा जो कम्युनिटी या लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ज़्यादा एक्वायर होते हैं उस पेशेंट को, तो ये सारा हिस्ट्री भी आपको पता चलता है। कोई पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ेज़ तो नहीं है या कोई थेरेपी तो नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें आपको पता चलाएँगी, इनसे पता चलेगा कि हाँ भई, हो सकता है इस पेशेंट को मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंस हो चुकी हो, क्योंकि बेचारा कब से एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी भी ले रहा है, हॉस्पिटल में भी पड़ा हुआ है और लोकल हॉस्पिटल में भी था, तो हो सकता है वहाँ से भी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लग गए हों। अब जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस जो इन्फेक्शंस कराते हैं, तो क्या ख्याल है रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एम्पिरिक थेरेपी अगर आप इन पेशेंट्स में दे रहे हो, तो एम्पिरिक थेरेपी इन पेशेंट्स में हमेशा आपने कौन सी देनी है, आपने हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है। बाकी आगे जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।